नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पर बात करेंगे वो बहुत एक दिलचस्प टॉपिक है, मार्केट से रिलेटेड है। किस तरीके से बुल रन हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर उसके साथ साथ इंडिया की जीडीपी पर बात करेंगे। इनफैक्ट हम एम कैप के जीडीपी के रेशियो के साथ क्या रिलेशन है, इसमें जिस तरीके से एक डेकेड के अंदर ये 100% से ऊपर चला गया है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है। और मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरा अच्छे से समझाऊंगा, जैसे फाइनेंस क्लास में होता है। उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे पहले। लेकिन ये जो टॉपिक है, इससे मैं आपको बताता चलूँ इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो एक इसका ओवरव्यू ले लेंगे हम कि कैपिटलाइजेशन क्या है, इसके बाद ये 10 सालों में कैसा दिख रहा है, डेकेड में ये 100% इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका डाटा क्या रिवील करता है, डेटा से हम क्या लेते हैं एम कैप के बारे में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, और खास करके लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर कौन कौन से वो साल थे जिसमें इसको बहुत अहमियत दी गई, हम उस पर भी बात करेंगे। और एग्जाम परस्पेक्टिव से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, हम थोड़ा सा यूएस मार्केट्स पे भी हम बात कर लेंगे। और इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे जो आपके पास करंट डेटा है उसका, एम कैप का, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा एनएसओ डेटा, एनएसओ का जो डेटा है हम उसको भी देख लेंगे। उसके जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उसके क्या मायने होंगे इकोनॉमी के लिए और इकोनॉमी के लिहाज से। तो इन सारी बातों को करते वक्त हम ये भी देखेंगे कि भारत सरकार उनसे क्या उम्मीदें लगा के बैठी थी, क्या वो उम्मीदें कितनी हद तक पूरी हुई हैं, और नहीं पूरी हुई हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सरकार के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का असर होगा आगे की पॉलिसी मेकिंग में। और फिर हम एनालिसिस करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन का बीएससी के अंदर, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसका एक एनालिसिस करेंगे। फिर हम इनसाइट्स देखेंगे मार्केट कैप की और जीडीपी रेशियो की, जिसको एडवांस कंट्रीज से लेके हम यूके के साथ इंडिया का भी इसमें लगाएंगे। और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया की स्थिति क्या है, और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर एम कैप की स्थिति क्या है, इसको थोड़ा सा लेंगे। और इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि इन सब बातों का इम्प्लीकेशन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा। और इसके बाद हम पोस्ट वैक्सीन पे चले जाएंगे। पोस्ट वैक्सीन जब आ गई है कोविड की, इसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, जिस तरीके से काफी सारे मेजर्स ले जा रहे हैं, बजट आने वाला है, तो जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके साथ साथ एक तरीके का कोरिलेशन जाएगा। हम थोड़ा रिग्रेशन पे भी बात कर लेंगे अमिड जो कोविड के दरमियान जो होगा। इसके बाद होगा एनालिसिस हम करेंगे डायरेक्ट वैल्यूएशन रेशियोज का। और इसके बाद हम बुल रन जिस तरीके से बेंचमार्क इंडाइसिस में हो रहा है, निफ्टी वगैरह में, तो इन सब का क्या मतलब है, इनसे हमें क्या पता चलता है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से लेके हम ये सारी तमाम बातें करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। हम अगली स्लाइड देखते हैं। इसके बाद जो हम जिस चीज़ पर हम एक तरीके से ये सारा दारोमदार है इस लेक्चर का, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन फिर भी मैं इसको एक थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताता चलूँ कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दरअसल ये बिल्कुल जो फाइनेंस की क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ये जो टोटल डॉलर वैल्यू, मार्केट वैल्यू होती है, वो डॉलर्स की टर्म्स में दी जाती है। जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी किसी भी कंपनी की, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक को, तो ये जो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको हम मार्केट कैप भी रेफर करते हैं। तो जो एक तरीके से जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी कंपनी की, जो आउटस्टैंडिंग शेयर, अब सवाल ये उठता है इसको निकालते कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है जो टोटल नंबर ऑफ जो कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, और उसके बाद जो करंट मार्केट प्राइस है एक शेयर का, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 10 मिलियन शेयर्स हैं, इसको सेल किया जा रहा है, $100 का एक शेयर है। तो जो मार्केट कैप होगा उस पर्टिकुलर कंपनी का, या जो होगा वो हो जाएगा आपका $1 बिलियन, यानी आपने 10 मिलियन शेयर्स को $100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली अब ये इसको हम थोड़ा सा और बारीक तरीके से देखें तो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी जो है वो ये इस फिगर को निकालती कैसे, डिटरमाइन करने के लिए कंपनी के साइज को। इसको वॉरेन बफेट ने बहुत पॉपुलराइज किया था, हम उस पर भी आएंगे। हम इसको जिसको कहते हैं कि जो अपोज किया जाता है एक तरीके से यूजिंग सेल्स और टोटल एसेट फिगर्स को। तो जब ये खास करके कहाँ पर इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहाँ पर इसकी रेलेवेंस बहुत बढ़ जाती है मार्केट एम कैप की। तो जब मार्केट जो एक्विजिशन होता है, तो मार्केट कैप जो है वो एक तरीके से डिटरमाइन होता है, वो कोर होता है एक तरीके का उस फैसले का, कि जो कंपनी है वो रिप्रेजेंट कर रही है गुड वैल्यू को या नहीं, जो उसको एक्वायर कर रहा है उस पर्टिकुलर उस कंपनी को। तो बेसिकली ये देखा जाए तो बहुत रिलेवेंट है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि इसका जीडीपी से क्या लेना देना है, तो मैं जीडीपी के साथ भी इसको मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट कैप होता है ये एक तरीके से इसको जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये किस अंदाज पे ये जाएगा, किस तरीके से ये जाएगा, तो ये बेसिकली होता क्या है कि मैं पहले आपको इसका कैलकुलेशन का तरीका बता देता हूँ। तो जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ये बेसिकली मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा कि जितने भी आपके जो शेयर्स होते हैं उसका पर्टिकुलर शेयर के साथ जो टोटल कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, और जो मार्केट प्राइस होती है एक शेयर की, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि अभी कंपनीज को लेके कैसे आती है। तो जो कंपनी मार्केट कैप को लेके आती है,
तो उसको फर्स्ट लेके पहली बार लेके आएगी तो वाया आईपीओ लेके आएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर को लेकर के आएगी। लेकिन अगर आईपीओ से पहले देखें तो कंपनी को अगर ये विश है या इसकी ये ख्वाहिश है कि वो पब्लिक जाना चाहती है, तो उसको एनलिस्ट कराना होगा एक इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, जो एम्प्लॉय करेगा, किनको एम्प्लॉय करेगा, वैल्यूएशन टेक्निक्स को एम्प्लॉय करेगा, जो डिटरमाइन करेंगे या डिराइव करेंगे कंपनी की वैल्यू क्या है, उसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जा रहा है, उसके शेयर्स को ऑफर कर किस तरीके से उसको ऑफर किया जाएगा पब्लिक को, और किस प्राइस पे ऑफर किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको लिया कैसे जाता है, एक्चुअली इसको कैसे लिया जाता है। तो जो स्टॉक मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है टू जीडीपी रेशो, इस पर हमारा ये पर्टिकुलर लेक्चर बेस्ड है। और इसका मतलब ये है कि ये किस तरीके से ये डिटरमाइन करता है कि जो मार्केट्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, ओवर वैल्यूड हैं। और फिर इसमें खास बात यह है कि उसको कंपेयर किया जाता है एक हिस्टोरिकल एवरेज के साथ, उसी इकोनॉमी का उस हिस्टोरिकल एवरेज के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। मैं आपको वर्ल्ड बैंक का भी बताऊंगा किस तरीके से करता है, और बफेट का तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो जो वैल्यूएशन है इसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यूएशन जो है ओवर वैल्यूड है नहीं है, ये मार्केट सेंटिमेंट्स पर डिसाइड करता है। तो स्टॉक मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है आपका जो स्टॉक मार्केट का जो कैप होता है ओवरऑल जो सारे उसको जीडीपी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन तो जीडीपी का जो रेशियो होता है इसको कहा जाता है बफेट इंडिकेटर। ये वॉरेन बफेट ने बहुत पॉपुलराइज किया था, इसलिए इसको बफेट इंडिकेटर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बफेट इंडिकेटर इन इंडियन इकोनॉमी, तो आपको लगेगा ये क्या सवाल है, लेकिन स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो इसी को बफेट इंडिकेटर कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल ख्याल में रखिएगा। और इसके बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात होती है, मैं अगली स्लाइड में ले चलता हूं आपको। इसके बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो बात होती है टू जीडीपी रेशियो, इसको निकाला कैसे जाता है, यानी कि इसका जो फार्मूला है बेसिकली वो ये है कि स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको आप डिवाइड करेंगे जीडीपी से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। अब सवाल ये होता है कि इन पर्टिकुलर जो फिगर आएगी उन रेशियोज का मतलब क्या है। तो एक तरीके से अगर 50% से 75% के दरमियान की फिगर आती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि जो मार्केट्स हैं वो मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड है। तो लेकिन मॉडेस्टली ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और अगर वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर फिगर के स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको आपने जीडीपी से डिवाइड किया फिर 100 से मल्टीप्लाई किया है, अगर वो फिगर आपकी 75% से 90% तक जाती है तो वो मार्केट्स जो होंगे उनको हम कहेंगे फेयर वैल्यूड मार्केट्स। और उसके बाद अगर 90% से लेके 115% तक जाते हैं तो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड। तो ये आपको तो 75 से 90 आपका फेयर वैल्यूड हो गया, 50 से 75 आपका मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड हो गया, और 90 से 115 का आपका मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड हो गया। तो वॉरेन बफेट ने इसको कहा भी था कि जो बेस्ट सिंगल मेजर है where valuation stands out at a given moment, वो आपका स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो होगा। तो वॉरेन बफेट ने इसे पॉपुलर किया था, तो ये बफेट इंडिकेटर के तौर पे भी जाना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मेजर है टोटल वैल्यू का, ये पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स का, तो मार्केट डिवाइडेड बाय द जीडीपी। और अमेरिका में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो अमेरिका के अंदर क्या होता है कि मोस्ट एनालिस्ट इसको यूज करते हैं, वो विल्शायर 5000 टेबल मार्केट इंडेक्स में, फिर से कहता हूँ WILSHIRE, विल्शायर 5000 टोटल मार्केट इंडेक्स ही अमेरिका में यूज होता है। और इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक एक तरीके से जो उसने डाटा रिलीज किया है, जो एनुअली क्या करते हैं उनको रिलीज करना होता है, ये हर साल आता है ये डेटा। तो जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का टू जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को उन्होंने जोड़ दिया, तो वो निकल करके आया था 92% एट द एंड ऑफ 2019 के बाद। तो जैसे 20 का आएगा वो भी बता दूंगा आपको। तो लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का जो रिलीज किया जाता है एक तो एनुअली आता है, ये खास बात है। दूसरा ये है कि स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब इसने जीडीपी एक कंट्री की ना लेकर के वर्ल्ड बैंक ने काफी सारी कंट्रीज की ले लिया, पूरी दुनिया की उसने जीडीपी ले ली, तो वो निकल करके जो आंकड़ा आया वो 92% का है। तो 92% का मतलब हुआ कि वो 90 और 115 के बीच में पड़ रहा है, तो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है मार्केट का, उस वक्त के मार्केट। तो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, एक सेंटिमेंट तैयार होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खासकर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इसमें एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका मतलब क्या है, जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताई थी सारी हेडिंग्स। चलिए हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके ओवरव्यू पे चले जाएं तो हम ये कहेंगे कि जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये सभी लिस्टेड कंपनीज का हिंदुस्तान के अंदर उसने क्रॉस कर लिया है इस एक दशक में पहली बार, पहले भी क्रॉस हुआ है ये,
पहली बार जो किया है वो जीडीपी फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 10 ईयर्स वो 100% से ऊपर चला गया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड की ब्रैकेट में आ गए हैं मार्केट्स। तो इसका जो है कि ये पिछली बार जब हुआ था तो ये सितंबर 2010 में हुआ था, और इसके बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी रेशियो की थी वो थी आपकी 100.7%, यानी 100.7% जो थी ये सितंबर 2010 में थी, और उसके बाद 10 साल के बाद ये फिर से 100% क्रॉस कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से इसको कहते हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट्स को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये मार्केट्स को लेकर के बहुत बड़ा सेंटिमेंट है इसमें, इस बात के अंदर। तो जो करंट रेशियो है इसको अगर ये कर दें तो ये एक तरीके से लोअर था ऑल टाइम हाई के, जो ऑल टाइम हाई गया था मार्केट्स का वो गया था आपका, जो मैंने की ईयर्स की बात की थी शुरुआत में, तो वो 149.4% गया था, और ये गया था आपका दिसंबर में 2007 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 15 सालों में जो रेशियो है उसने एक लो देखा है 52% का, यानी कि मार्च 2005 के अंदर ये क्या कहते हैं उसको, ये 52% का था, यानी कि मोस्टली मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड थे उस वक्त मार्केट। उसके बाद ये हाई भी देखा आपने 149.4 का, ये 2007 में हुआ था। फिर 2010 में सितंबर में ये 100.7% भी हुआ था। तो कुल मिला के अगर हम इन सबकी मीडियन वैल्यू निकाल दें तो मार्केट्स जो हमारे हिंदुस्तान के रहे हैं पिछले एक दशक के अंदर, ये करीब करीब पिछले 15 सालों के अंदर, तो ये करीब करीब आपका 78.6 निकल करके आता है ये आंकड़ा। तो इतना जो है आपका मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे हुआ है। तो ये आंकड़े इसलिए जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में थोड़ा सा ले गया था। इसके बाद अगर हम आगे चलें, जो रेशियो जो बीएससी का है ये रीच कर गया है आपका 197.7 ट्रिलियन, यानी 197 लाख 70,000 करोड़ ये लेवल रीच कर गया है बीएससी का। जो अगेन जो इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है जो करंट प्राइसेस पे निकाला गया है वो है आपका 190 ट्रिलियन, यानी कि 190 ट्रिलियन इंडिया का जीडीपी है नॉमिनल प्राइसेस में। नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइसेस के अंदर। ये सब मैंने लेक्चर में पहले जो डेफिनेशनल है ये मेरे पुराने लेक्चर्स में आसानी से मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो इसके बाद जो है 190 ट्रिलियन रहा है, और बीएससी का जो है एम कैप वो आपका 197.7 यानी कि 7,70,000 करोड़ जो है ये आगे चला गया है। तो इसका जो ये जो आंकड़े हैं ये आपके दिसंबर 2020 तक के आंकड़े हैं। इसके बाद जो जीडीपी का नंबर है वो जैसे कि मैंने एनएसओ के डेटा की बात की थी, हम इसको अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। तो जिस तरीके से मैंने एनएसओ की बात की थी उसमें ये निकल करके आया है कि जो एडवांस एस्टिमेट्स ले लिए हैं एनएसओ डेटा ने, तो उसके अंदर जो है तो जीडीपी का जो नंबर है ये एक तरीके से जो बेस किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद 21 में, तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ डेटा के ऊपर बेस किया जाता है। तो जो सरकारी एक तरीके से सरकारी एजेंसी है ये, इसने एक्सपेक्ट किया था 11% का ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन इंडिया के नॉमिनल जीडीपी में, यानी कि 11% का। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा है कितना परसेंट उसने एक्सपेक्ट किया था नॉमिनल जीडीपी में एनएसओ के डेटा ने, तो ये आपका 11% आएगा, 11% कहा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो है कि इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी के अंदर सेकंड हाफ के अंदर फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये एक्सपेक्ट किया था आपका 20% कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के अंदर। तो ये बहुत बड़ी है, एनएसओ का डेटा पे इसमें मैं सेपरेट फीचर भी बना लूंगा। तो ये फिलहाल इसको आप याद रखिए, एमकैप पे हम वापस आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 में तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो अराउंड जो है 195 ट्रिलियन के एक आसपास की फिगर ये बता रहा है। तो ये जो है कि लोअर जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है बीएससी लिस्टेड कंपनीज का, यानी जो बीएससी में लिस्टेड कंपनीज है उनसे ये नीचे ही रहने वाला है, 195 ट्रिलियन हो सकता है। तो ये एनएसओ का एक तरीके से फॉरवर्ड एस्टिमेट्स है, एडवांस एस्टिमेट्स के ऊपर ये आकलन किया गया है। तो जो रेशियो है ये 99% आया था एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020, तो 56% हुआ था ये आपका एंड ऑफ मार्च पिछले साल, और 78% हुआ था एंड ऑफ द मार्च एंड ऑफ दिसंबर में आपका 2019 के अंदर। तो 78% जो था अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 78 था उस वक्त, और इसमें जो है कि उससे पहले जो मार्च में था आपका ये 56% चला गया था। तो ये एक तरीके से ये सारी जो वैल्यूज है ये आपको बता रही है कि मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड रहे मार्केट्स, फेयर वैल्यूड रहे मार्केट्स, या मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड चले गए मार्केट्स। तो इसके बाद जो है कि बीएससी का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात करें तो ये जो है एक तरीके से 75% ये इसमें ऊपर आ गया है, ये करीब करीब मार्च के बाद लास्ट ईयर से। और ये जो है कि इसने 6.6% का जो डिक्लाइन एनुअलाइज्ड जीडीपी के अंदर ये शो किया है। तो ये अगेन ये इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ये रेशियो है ये 100% से ज्यादा है डेवलप्ड, अब हम सारी दुनिया की बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये 100 से ज्यादा का है, जिस तरीके से यूएस का, यूके का, जापान का, फ्रांस का, हांगकांग, कनाडा, और हांगकांग को वेटलेस इकोनॉमी भी कहा जाता है, लंदन को भी जैसे वेटलेस इकोनॉमी कहा जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, और ये लेस है लेकिन इसमें सबसे
सबसे खास बात आपको लिस्ट दे दी जाएगी तो आपको जर्मनी का भी लगेगा कि 100 के ऊपर होगा, लेकिन जर्मनी का 100% से नीचे है। यानी वो क्या है कि वो फेयर वैल्यूड में, फेयर वैल्यूड से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये है कि मॉडस्टली ओवर वैल्यूड से नीचे ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जर्मनी इस लिस्ट से बाहर है, लेकिन यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ये जो है 100 के ऊपर चले गए हैं। तो इसके बाद जो है इंडिया का जो है एक तरीके से वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप है जीडीपी रेशियो को लेकर के अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स। तो जितनी इमर्जिंग मार्केट्स है उनमें इंडिया जो है काफी हाई रैंकिंग है। तो जो ये रेशियो अगर आप देखें तो चाइना का देखें इंटरेस्टिंगली तो ये 75% निकल करके आता है, ब्राजील का ये 70% निकल करके आता है, रशिया का जो है 47% निकल करके आता है। तो रशिया इमर्जिंग मार्केट से बेहतर मानी जाती है इंडिया की इकोनॉमी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। और वैसे भी देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है अपने आप में, एक अपने आप में वो एक बहुत खूबसूरत केस स्टडी है। तो इंडोनेशिया की अगर हम यहाँ पे बात कर लें एशियन इकोनॉमीज के अंदर, तो इसका जो ये है कि इसका जो पर कैपिटा इनकम है ये सिमिलर है इंडिया की, लेकिन ये जो इसका जो आंकड़ा निकल कर आता है 49% है। तो एनालिस्ट ने इस तरीके से जो निकाला है कि जो रेशियो ऑफ 100% है, ये इसके साइन है, ये कॉशन है इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। जो मैंने कहा था आपसे इम्प्लीकेशन की हम बात करेंगे, हम इसको देख, हमने कहा था कि हम इम्प्लीकेशन की जब बात करेंगे तो ये एक तरीके का ये कॉशन के तौर पे देखा जाना चाहिए इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, कहीं ये हाइप्ड मार्केट्स की तरफ ना चला जाए। जिस तरीके से 2009 के अंदर .com 2000 के अंदर .com बबल आ गया था, तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड चला जाता है तो बबल का कहीं ना कहीं खतरा रहता है। इरेशनल एक्सुबेरेंस भी मार्केट शो कर सकता है, इकोनॉमी शो कर सकती है। ग्रीनस्पैन की बहुत फेमस टर्म थी, एलन ग्रीनस्पैन की, जो फेडरल चीफ रहे थे आपके 17 सालों तक। तो इन सारी बातों को अगर आप लेंगे, इसको लबो लबाब इसका लेंगे, तो ये लगेगा कि आपको जो मार्केट है इंडिया का वो सस्टेन करेगा आपका रेशियो 100 के नहीं, या हायर, या कितने वक्त तक। तो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे काफी हद तक चीजें डिपेंड करेंगी। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जो जीडीपी का होगा इस साल कितना होगा, और इसकी जो फोरकास्ट आती रही है, लेकिन एक्चुअल में कितना करेगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मार्केट्स का आगे का रन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है एक तरीके से जो पैंडेमिक की जो रैली हो गई थी, इस तरीके से डबल वेमी ने इसको रेशियो को बढ़ाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा सकता है या मैसिवली घटा सकता है। तो ये जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करने वाला है। तो इसके बाद इसकी एनालिटिकल पावर जो आप ये कहेंगे कि एक तरीके की बार्गेनिंग पावर या एक बार्गेनिंग चिप जो होगी मार्केट्स को लेकर के, या एक तरीके का लिक्विडिटी पावर जो होगा, उसमें इक्विटी इन्वेस्टर्स का क्या स्टेक होगा, क्या रुख होगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने कहा था वो इसमें जो वॉरेन बफेट की हमने जैसे जिस तरीके से बात की थी, बफेट इंडिकेटर को लेके मार्केट बहुत सेंसिटिव रहा है, और ये बफेट खुद बता चुके हैं वॉरेन बफेट कि ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद एक तरीके का बहुत सबसे अच्छा अगर एक इंडिकेटर की बात करें तो वो यही होगा। तो इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें तो जो ये डायरेक्ट वैल्यूएशन रेशियोज होते हैं, सच एज, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मल्टीपल एंड प्राइस टू बिग वैल्यू आर बेटर टूल्स। तो इनसे बेहतर टूल्स आपको मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से अब ये जो इंडाइसिस की बात आ रही है, इनमें जैसे 7 हफ्तों से लगातार बुल रन देखा जा रहा है, उसके इम्प्लीकेशंस हैं, और अभी भी मार्केट बढ़ा जा रहा है, हिस्टोरिकल हाइस पे ऑलरेडी चला गया है। तो जिस तरीके से निफ्टी का जो इंडेक्स है, ये रिकॉर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ 40 टाइम्स इसको ये दिया है, और इट वाज 35 टाइम्स जो है एक तरीके से बीएससी सेंसेक्स का दिया है। तो जो रेशियो है जो हाईएस्ट है निफ्टी का, ये जो इसके जो नंबर बता रहे हैं वो हाईएस्ट है आपका 1999 के बाद, और ये जो हाईएस्ट है सेंसेक्स के लिए ये अक्टूबर 1994 के बाद। तो ये जो साल है ये इस मामले में, अब इसमें बस ख्याल ये रखना होगा कि ये ओवर एक्साइटमेंट में ना चला जाए, लेकिन जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, पीई का रेशियो जो होता है आपका, ये हायर है आपका दिसंबर 2007 से। तो इन सबको अगर आप मद्देनजर रखें, इसके बाद अगर आप मार्केट वैल्यूएशंस की बात करें, तो इंडिया का जो एम कैप का जो जीडीपी का रेशियो है ये बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, और इसने फिलहाल इस वक्त जो करंट डेटा है आपके पास, इसने पहली मर्तबा जो है एक दशक के अंदर 100% के ऊपर गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इस वक्त के जो मार्केट है ये मॉडस्टली ओवर वैल्यूड है। इसका इक्विटी पे, इन्वेस्टर्स पे, इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे क्या होगा, ये देखना होगा। बजट आ रहा है, इसके बाद हम इन सारी बातों पर और तफसील से बात करेंगे जो बजट की पॉलिसीज होगी। लेकिन बहरहाल ये है कि आज की फिगर में ये डेटा बहुत सिग्निफिकेंट डेटा, और ये वॉरेन बफेट इंडिकेटर के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।